बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 52 में 52 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तुनाई खान की बेटी गुल अपने महबूब के इंतजार के कुर्ब में मुब्तला थी। उसे अब तक लौट आना चाहिए था, मगर इसका कहीं नामो निशान नहीं था। बेचैनी बेताबी के आलम में कई मर्तबा उसके कदम खुद ब खुद उस बालकोनी की जानब उठ जाया करते थे जहां से उसे कभी मतीउद्दीन की मासूम सूरत दिखाई दिया करती थी। उकाई खान, उकाई कबीले के सरदार मांझी खान ने इससे वादा किया था कि वो सुर्खों की कैद से मतीउद्दीन को जरूर रहा करा लेगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि वादा खिलाफी करना मांझी खान के मिजाज के खिलाफ था। फिर ऐसी कौन सी बात थी कि मतीउद्दीन अभी तक वापस लौट नहीं आया। हालांकि मांझी खान ने इससे मुआवजा भी पेशगी वसूल कर लिया था। वो इन्हीं ख्यालों में खोई इधर उधर सारा दिन भटकती रहती और इससे भी बिल्कुल बेखबर थी कि इसका बाप कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। वो इसकी हरकत और सकनात कई दिन से बगौर जायजा ले रहा था, देख रहा था। एक शाम जब वो बालकोनी में तन्हा मतीउद्दीन की खुशगवार यादों में महू बैठी थी, खामोशी से बैठी थी कि तनवाई खान वहां चला आया था। उसने गुल को अकब में से आवाज दी। गुल कुछ देर, कुछ ज्यादा ही खोई हुई थी उस वक्त। इससे बाप की आवाज ना सुनी तौनाई खान इस बार कदरे उससे में मुखातब हुआ तो बुरी तरह से हड़बड़ा उठी थी। इससे तेजी से उठने की कोशिश की, मगर अपने ही कपड़े में उलझ कर रह गई थी। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपने आप में नहीं हो, तौनाई खान करीबन इसे घूरते हुए कह रहा था कि जैसे इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। बेटी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो लड़की, मुझसे फजूल में कुछ छुपाने की कुछ कोशिश मत करना। मैं क्या छुपाऊंगी भला? मैं नादान नहीं हूं, गुल के वालिद साहब ने कहा। मैंने दुनिया की खाक छानी हुई है। जवानी के जिस दौर पे अब तुम खड़ी हो, वहां से मैं भी गुजरा हूं। जवानी में अक्सर कदम बहक जाया करते। तुम्हारी बेचैनी और बेताबी भी मुझे कोई ऐसी ही कहानी सुना रही है। तौनाई खान कदर नरम लहजे में बोला अपनी बेटी को, बाबा, आप शायद किसी गलत फहमी का शिकार हैं। अगर आप मेरी तन्हाई से कोई गलत मतलब निकाल बैठे हैं तो इसमें मेरी तबीयत में नासाजी को कोई दखल नहीं है। बहानाबारी मत करो लड़की। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जवानी की बहानों में खराबी तबीयत का ही सहारा लिया जाता है। ये वो तस्मस्खराना हंसा, इसके लहजे में गहरा तंज यहाँ था। गुल अपनी जगह पहलू बदल कर रह गई थी। देखो, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया है तो इसका नाम और पता मुझे बता दो। मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं। वैसे भी तुम्हारी उम्र अब शादी की हो रही है। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो ये बातें वही पूछती। सौतेली माए भला नहीं बुराई सोचा करती हूं, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी राय को फकीयत देना चाहिए। गुल का चेहरा हया की सुर्खी से सुर्ख होने लगा और वो निगाहें नीची करके खामोश बैठी रही। क्या उसका तल्लुक इलाकाई और काई कबीले से है? तौनाई खान ने कदरे तौक़्क़ुफ़ से अचानक सवाल किया। गुल हैरत से गिरते गिरते बची। ठीक है, मैं समझ गया हूं। नहीं, आप गलत समझे। गुल बेख्तियारी के आलम में तेजी से बोलती चली गई। तौनाई के चेहरे पर मुस्कुराहट की तह और तेज हो गई। चेहरे और इसकी हालत से महफूज हो रहा था। मैं यही जानने की कोशिश में यहां आया हूं। तौनाई खान का लहजा बेहद तुर्श हो गया था और इसके दिल पर अजीब सी गुदगुदी जारी थी। वो अपना मुद्दा जबान पर लाना भी चाहती थी, मगर इसे हिम्मत नहीं हो रही थी। तो तुम अज़काई कबीले में क्या करने गई थी?
تو عنائی خان نے اس بارے قدر سخت لہجے میں پوچھا۔ اس پیچیدہ سوال کے بارے میں گل کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے ذہن میں لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرنے لگی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ تو عنائی خان نے اس کی چپ پر جھنجھلا اٹھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ میں ازکائی قبیلے میں کیوں گئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ محض اتفاق تھا، میں سیر کی نیت سے گھر سے نکلی تھی کہ میرے گھوڑا بے قابو ہو گیا اور جب تک وہ تھکا میں ازکائی قبیلے پہنچ چکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہاں سستانے کی نیت سے رک گئی تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب اتفاق تھا تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ میں فی الحال جا رہا ہوں اور اس موضوع پر پھر دوبارہ کبھی بات ہوگی۔ تم اس بارے میں ابھی اچھی طرح غور اور فکر کر لو اور غور خوض کر لو۔ ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں جلدی تمہاری شادی طے کرنے والا ہوں۔ وقت ضائع کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تو عنائی خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گل اپنے باپ کے آخری الفاظ پر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک سکتے کے عالم میں گم سم بیٹھی رہی تھی۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔